नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल दैट इज बुकल सर। और हम जो 11th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे थे, हम वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाई थी। टॉपिक था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट, उन पे आप लोगों को और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करके देखने हैं। जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उनको प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में जरूर तैयार कीजिए। ये नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। हो सकता है आपको आगे चल के हमारी तरह टीच करना पड़े, तो आपके बनाए हुए नोट्स आपके काम आएंगे और खुद के बनाए हुए नोट्स जो है ज़्यादा इजीली काम आते हैं, ज़्यादा इजीली जो है हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर बनाएं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सेकंड टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? रिजोल्व ऑफ वेक्टर दैट मीन्स एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ना। जैसा हमने पहले स्टडी किया था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, उसमें हमने क्या किया था, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को सम अप करके एक सिंगल वेक्टर बना लिया था। और यहां हम क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में हम स्प्लिट अप करेंगे, तोड़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो डिफाइन भी मैंने वैसे ही किया है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन सच ए वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। The vector into which the given vector is splitted are called component of vector। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर उनको हम कहेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा। फिर भी मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर के बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ये सपोज करो ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया है ए से, ये ए वेक्टर है। अब इसको मैं किस तरीके से रिजोल्व करूं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में इसको कैसे रिजोल्व करूं? सपोज करो मैं प्लेन कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। प्लेन के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। यहां पे मैं बता देता हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। प्लेन से हमारा मतलब क्या है कि वहां सिर्फ दो एक्सिस होंगी, थर्ड एक्सिस जो है हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये हमारा ए वेक्टर है, इसको हम एक प्लेन के अंदर समझते हैं। ये सपोज करो इसका एक एक्सिस हुआ और दूसरा एक्सिस ये हुआ। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, लेट्स सपोज ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एक कंपोनेंट जो है दो हिस्से में डिवाइड करें, एक अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आल्सो नोन एज ए एक्स, और इसको हम y के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस ए वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है, ठीक है, तो हम ए वेक्टर का x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन जो है होता है उसी को हम ax कहेंगे, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ये चीज याद रखना, ठीक है। यहां पे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, उसको मैं ऐसे लिख भी सकता हूं। यहां ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ax इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से भी जानेंगे, जिसके साथ एंगल होगा उसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए वाई, इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, और इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट से भी जानते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है? इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, ax एक्चुअली में मैंने अभी आपको बताया, ax को मैंने एक वर्ड वो बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है,
तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करके देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसमें एक क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको ए और इसको बी मैंने नाम दे दिया। तो अगर इसके अंदर हम नोटिस करें, इसको भी मैंने मैच कर लिया यहाँ से, तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है। पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा था, तो इसमें रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या चीज स्टडी किया था कि ए वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए एक्स और ए वाई का, सो इट कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और अगर ये आपको क्लियर है तो इसको मैं ए एक्स को भी मैं बता देता हूँ ए एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्स, या फिर ए एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते भी, मतलब ऐसे ए एक्स वेक्टर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स यूनिट वेक्टर आई। ये आपको पता पहले ही बताया था मैंने, आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ए वाई वेक्टर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ए वाई जे वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। ये एक हमारा वेक्टर बन गया इस तरीके से। अगर डियर स्टूडेंट आपने मेरा पहले का लेक्चर नहीं स्टडी किया जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो सब मैंने आपको पढ़ाया है, तो पहले वो जरूर अटेंड करें। यूट्यूब के चैनल में आप जाइए मेरे, और वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी +1 की, तो वहाँ पे आप देखोगे, टॉपिक टाइटल देख करके आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। सीरियल में वहाँ पे सारे वीडियोज़ मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कम से कम हर एक बच्चा जो है, कम से कम जो है 20-25 बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करवाइए, चैनल आपका ही है। जितना जो है ग्रो करेगा चैनल उतनी अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे और अभी की वीडियो देखोगे तो बहुत डिफरेंस है, धीरे धीरे क्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सब जो है आपके प्यार और दुलार की वजह से ही हो पा रहा है। तो डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। अब ए एक्स हमारा क्या है, अगर इस फिगर को देखो, इस फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ, ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी। अगर मैं यहाँ कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा होगा, आप लिखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, और कोस थीटा इज इक्वल टू ओ बी कितना है हमारे पास ए एक्स, और ओ ए कितना है ए, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो ए एक्स कैन बी रिटन एज ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ए एक्स हमारा ये है। इसी तरीके से मैं ए वाई भी बता सकता हूं, ठीक है, उसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ओ ए बी, साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। और ए बी की वैल्यू ए वाई है, ए बी की वैल्यू ए वाई है, डिवाइडेड बाय ओ ए, ये हमारा ए है। सो ए वाई कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ थीटा, सो ए वाई भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअल में इस तरीके से ए वाई और ए एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, ये चीज ध्यान भी रखना। और अभी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये कैसे लिखेंगे, आई जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और उनका सम, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से डायरेक्शन आपको निकालनी है, टेंजेंट थीटा देखना है इसमें। टेंजेंट थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए वाई, और ये क्या है बेस जिसमें हम ए एक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्चुअल में
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने देखे, ठीक है। और अभी मैं इसी के साथ में थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बता देता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कई बार जो है प्रोजेक्शन भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहीं पे मैं बता देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब डियर स्टूडेंट आपको पता है क्या होता है? छाया। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो ये एक प्लेन हम ले लेते हैं एक्स, और ये वाई एक्सिस है हमारी, और इसमें कोई सपोज करो ए वेक्टर मैंने ले लिया और यहाँ थीटा है। तो इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग, या यहाँ पे कोई भी बी वेक्टर होता, अनदर कोई वेक्टर होता, जरूरी नहीं है कि हम प्लेन की ही बात करें, कोई दूसरा वेक्टर होता, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते उस वेक्टर पे, ठीक है। चलो ए एक्स की बजाय यहाँ पे, यहाँ एक्स की बजाय हम इसको कोई बी वेक्टर कह देते हैं, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और ये भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कोस ऑफ थीटा। अगर बी का निकालना है ए के ऊपर तो बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। कैसे निकाला है? ये ए का कंपोनेंट बी वेक्टर पे देख लो आप, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या कर रहे हो? ए वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग देख रहे हो, तो कैसे देखना आता है? कोस थीटा निकालिए। कोस थीटा क्या होता है? ओ एन डिवाइड बाई ओ एम। तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी ए कोस ऑफ थीटा, यानी ए कोस ऑफ थीटा। प्रोजेक्शन हो गया ये। इसी तरीके से अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए निकालना हो तो वो हो जाएगा बी कोस ऑफ थीटा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको करते होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। So dear student, now we are going to discuss about the components of vector in 3 dimensions. 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। देखिए, एक वेक्टर को, सिंगल वेक्टर को हम अब 3 अलग अलग डायरेक्शंस में जो है उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने 2 डायरेक्शन में निकाला था, वैसे ही अब हम 3 डायमेंशंस में कैलकुलेट करते हैं एक वेक्टर का। तो देखिए किस तरीके से करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एक कार्टेशियन सिस्टम। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट्स सपोज ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ। और ये हमारा कोई वेक्टर है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा कोई वेक्टर है। जैसे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था लास्ट में, तो इसको भी मैंने ए वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए वेक्टर है। अब इसने एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो एंगल बनाया है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। जेड एक्सिस के साथ गामा। आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ होगा। जेड एक्सिस से हमारा मतलब क्या है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस इसके ठीक परपेंडिकुलर। ये जो पेज है इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस मेरे पेन की डायरेक्शन में ठीक वर्टिकल। अगर कोई वेक्टर ए है, ये जैसे पेन की मैंने अभी डायरेक्शन बनाई है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, इसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ, और इसी तरीके से जेड एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ए एक्स की बात करूं तो वो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए एक्स। और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको कह सकते हैं ए वाई। एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज ए जेड, ठीक है। तो यहां लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हो। ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ए वाई, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरीके से ए जेड, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है? सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट टॉपिक में किया था, वैसे ही ए वेक्टर कैन बी रिटन एज। अब ए एक्स वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे क्या है? ए एक्स वेक्टर है हमारा ए एक्स आई, यानी ये ए एक्स एक्चुअल में अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई कैप।
इसी तरीके से ए वाई वेक्टर अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई अलोंग जे यानी वाई एक्सिस। ए जेड कैन बी रिटन एज ए जेड अलोंग के। ठीक है, सो ए वेक्टर जो है हमारा, इस ए वेक्टर को मैं यहां लिख सकता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस और आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ए जेड क्या है, वो भी मैं बता देता हूं। अगर ये ए वेक्टर है हमारा तो इसका ए एक्स की वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, अगर अल्फा बीटा गामा एंगल है, यहां लिख देता हूं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा और ए वेक्टर जो है जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, देखिए इस फिगर में आप देखोगे तो इसी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम यहाँ ए एक्स कैन बी रिटन एज ए cos ऑफ अल्फा। सिमिलरली ए वाई कैन बी रिटन एज ए cos ऑफ बीटा और ए जेड कैन बी रिटन एज ए cos ऑफ गामा। ठीक है, देखिए गामा ही बनेगा, जिसके साथ एंगल है उसी के साथ कोस फंक्शन आएगा। तो इसी तरीके से ये लिख दिया हमने। अच्छा, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, ये क्या चीज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब अभी मैं बता देता हूं, डी आर्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो इनको डायरेक्शन कोसाइंस को जैसे मान लिया एल से रिप्रेजेंट करते हैं पहले डायरेक्शन कोसाइन को। इस फॉर्मूले में कोस ऑफ अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, और एम से रिप्रेजेंट करते हैं कोस बीटा को। कोस बीटा क्या हो जाएगा, ए वाई डिवाइड बाई ए। इसी तरीके से एन यानी कोस ऑफ गामा कैन बी रिटन एज ए जेड डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन। एल क्या है, ए एक्स बाई ए, एम क्या है, ए वाई बाई ए, एन क्या है, ए जेड बाई ए। यहाँ देखो मैंने कहीं पे वेक्टर नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड है यहाँ। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको पता चल गया, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ, उसको समझना। The sum of squares of direction cosines is always unity, यानी इक्वल टू 1 होता है। क्या चीज कही है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, करके देख लीजिए। जैसे हमारे पास में कोस अल्फा की वैल्यू रखोगे आप, कोस अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा ए वाई स्क्वायर बाई ए, क्योंकि स्क्वायर में है टर्म, ए जेड स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टू 1 है या नहीं है, ये प्रूव करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं यहाँ बता ही देता हूँ। नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, इसका देखिए एल स्क्वायर है, ये सारी एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर बचेगा ए एक्स स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, अगर इसकी बात करें ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है आपका एक्चुअल में ए स्क्वायर ही, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर विल गेट कैंसिल, इक्वल टू 1 आ गया। अभी मैंने इसको ए स्क्वायर क्यों बोला है, यहाँ देखिए ये रहा, ये वैल्यू ए है हमारा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो यही मैंने ए लिखा है, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ वेक्टर की कुछ और इम्पोर्टेंस बताऊंगा, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, उनको भी कहो कि भाई पढ़ लो, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू हो चुकी है, और काफ़ी पोर्शन जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये बर्डन बढ़ता चला जाएगा, वैसे भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। तो आज जो मैंने करवाया है इसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए अगर अच्छे से समझना है तो। जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है। जनरली यूट्यूब के ऊपर आपको इतना डिटेल में कंटेंट जो है नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे एक टॉपिक करवा दिया, 2 टॉपिक करवा दिए पूरे चैप्टर में से, जो इंपॉर्टेंट लगता है कि ये एक टॉपिक करवा दिया, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैंने आपको यहाँ पूरा डिटेल पढ़ाया है, टॉपिक टू टॉपिक। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।